हेलो डियर स्टूडेंट, गुड आफ्टरनून। वेलकम टू इंस्पायर एकेडमी बालाघाट। आई हिमांगनी राहंग डाले। बच्चों, आप सभी को पता ही है कि हम लोग रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ रहे हैं और रेस्पिरेटरी सिस्टम में हमने रेस्पिरेशन की प्रोसेस कंप्लीट किया था। बेटा, रेस्पिरेटरी सिस्टम में किस टाइप से आप सांस लेते हैं और वो जो सांस ले रहे हो वो उसमें जो ऑक्सीजन प्रेजेंट है वो ऑक्सीजन आपकी बॉडी में किस तरीके से फ्लो हो रही है, किस तरीके से ट्रांसपोर्ट हो रही है, इसके बारे में हमने कल बात किया था। ठीक है। और किस तरीके से हमारा जो थोरेसिक कैविटी है ये श्वास लेने और श्वास छोड़ने में हेल्प करता है, इसके बारे में हमने कल बात किया था। ठीक है। और आज हम लोग उसी के आगे बात करने वाले हैं कि किस टाइप से हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो रेगुलेट होता है, किस तरीके से उसका नियमन होता है, और इससे रिलेटेड कुछ डिसीज़ के बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं। ठीक है। आई होप कि आप सभी रेडी होंगे आज की क्लास को लेने के लिए। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। इससे पहले कि बेटा हम लोग स्टार्ट करें, एक बार देख लेते हैं, रिवीजन कर लेते हैं कि हमने कल क्या क्या पढ़ा था। ठीक है। कल हमने जो पढ़ा था उसके बारे में थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। हमने कल देखा था कि रेस्पिरेशन जो है वो 4 स्टेप्स में कंप्लीट होता है: ब्रीदिंग, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, इंटरनल रेस्पिरेशन और सेलुलर रेस्पिरेशन। और इसमें मैंने आपको ये भी बताया था कि सेलुलर रेस्पिरेशन जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर की जो प्रोसेस है रेस्पिरेशन की वो हमने कंप्लीट कर चुका है, लेक्चर हो चुका है उसका, तो आपको जाके जरूर देखना है कि सेलुलर रेस्पिरेशन कैसे होता है। ठीक है। चलिए, इसके बाद में हमने देखा था, इसके बाद में हमने क्या देखा था कि ब्रीदिंग जो होती है, ब्रीदिंग की 2 स्टेप्स होती हैं, 2 इसकी प्रोसेस होती हैं, इन्हेलेशन और एक्सहेलेशन। इन्हेलेशन और एक्सहेलेशन में आपका जो थोरेसिक कैविटी है बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। तो थोरेसिक कैविटी में कौन सी मसल्स होती हैं और किस तरीके से ये श्वास लेने और श्वास छोड़ने में हेल्प करती है, इनके बारे में भी हमने कल बात किया हुआ था। ठीक है। इसके बाद में हमने देखा था कि थोरेसिक कैविटी में जो आगे पीछे साइड में और नीचे की तरफ हमारी जो सपोर्ट कर रहे हैं ऑर्गन रेस्पिरेशन में, उसके नाम हमने देखा था। ठीक है। इसके बाद में हमने क्या किया था, इन्हेलेशन क्या होता है और एक्सहेलेशन क्या होता है और इसमें हमारी थोरेसिक कैविटी किस तरीके से एक्ट करती है, इसके बारे में बात किया था। फिर हमने देखा था मैकेनिज्म ऑफ गैसेज एक्सचेंज। गैसेज एक्सचेंज कैसे होती हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि आपकी जो स्क्वेमस एपिथेलियम होती है वो आपके गैसेज एक्सचेंज करने में हेल्प करती है। गैसेज एक्सचेंज 2 जगह पर होती है बेटा, एक एलियोलाई और ब्लड कैपिलरीज के बीच, और दूसरा सेल मेम्ब्रेन मतलब सेल्स और ब्लड कैपिलरीज के बीच। यहाँ पर जो गैसेज एक्सचेंज हो रही है इनका मेन कॉन्सेप्ट है क्या, इनमें कॉन्सेंट्रेशन के बेस पर, कॉन्सेंट्रेशन किसका ज़्यादा है किसका कम है उसके बेस पर इसका क्या होता है, इनका एक्सचेंज होता है। और इसके एक्सचेंज के लिए कितनी मात्रा में गैसेज होनी चाहिए, कितना अमाउंट होना चाहिए इसका, इसके बारे में हमने देखा था। मिनिमम और मैक्सिमम अमाउंट इनका कितना होता है। ठीक है। इसके बाद में हमने देखा था बेटा क्या, एक चार्ट देखा था कि अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन की एलियोलाई में इनका परसेंटेज क्या, मतलब इनकी अमाउंट क्या होता है ऑक्सीडाइजिंग। जो ऑक्सीडाइज्ड आपके ब्लड होता है उसमें कितना अमाउंट होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में कितना अमाउंट होता है और डीऑक्सीजनेटेड टिश्यू में इसका अमाउंट कितना होता है, इसके बारे में बात किया था हमने। और हमने देखा था फिर क्या, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस। गैसेस का ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है, गैसेस एक्सचेंज होने के बाद में हमारे बॉडी में जो सर्कुलेशन हो रहा है ब्लड का, ब्लड के साथ में क्या हो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन भी ट्रांसपोर्ट हो रही हैं। तो इनका ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है इसके बारे में बात किया था हमने। देखा था कार्बन डाइऑक्साइड जो है, कार्बन डाइऑक्साइड की कितनी मात्रा आपके ट्रांसपोर्टेशन, कितनी मात्रा का ट्रांसपोर्टेशन किस तरीके से होता है इसके बारे में बात किया था हमने। देखा था इसमें बाइकार्बोनेट आयन का फॉर्मेशन होता है। यही बाइकार्बोनेट आयन जो है, बाइकार्बोनेट आयन बनाता कौन है, तो बाइकार्बोनेट आयन बनाता है कार्बन डाइऑक्साइड वाटर से रिएक्शन करके, वाटर मॉलिक्यूल से रिएक्शन करके, वाटर मॉलिक्यूल से रिएक्शन करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है क्या, कार्बोनिक अम्ल। कार्बोनिक अम्ल बाइकार्बोनेट आयन बनाकर हाइड्रोजन को किससे बाइंड करवा देता है, हाइड्रोजन किससे बाइंड हो जाता है, हीमोग्लोबिन के ग्लोबिन से, और क्लोरीन आयन बाहर निकल जाते हैं, जिसको हमने बोला था इसको बोला जाता है क्लोराइड शिफ्ट। क्या बोला जाता है, क्लोराइड शिफ्ट। और बेटा ये जो हाइड्रोजन है ये आपके रेस्पिरेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, इसके बारे में भी हमने बात किया था। बहुत ज़्यादा हेल्प करता है आपका हाइड्रोजन आयन रेस्पिरेशन में।
ठीक है। रेस्पिरेशन को रेगुलेट करने के लिए हाइड्रोजन आयन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसको हमने हैम्बर्गर फिनोमिना भी कहा था। ठीक है। इसके बाद में हमने देखा था कि सेलुलर रेस्पिरेशन में क्या होता है, ग्लूकोज ऑक्सीजन के प्रेजेंट में कार्बन डाइऑक्साइड और जल और एटीपी के रूप में ऊर्जा रिलीज करता है, और माइटोकॉन्ड्रिया और साइटोप्लाज्म में ये सेलुलर रेस्पिरेशन होता है। ठीक है। इससे रिलेटेड कुछ इमेजेस हैं बेटा, इसको देख लेते हैं हम कि इसमें कौन से किस तरीके से आपकी बॉडी की कैविटी काम करती है। ठीक है, चलिए ये कुछ इमेजेस हैं, इनको याद रखना है आपको। ये आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम का इमेज दिखाया गया है, जिसमें आप देख पाएंगे एलियोलाई को। ये जो एलियोलाई है बेटा, एलियोलाई का स्ट्रक्चर देख रहे होंगे आप, ग्रेप्स के गुच्छे होते हैं उस टाइप से एलियोलाई का स्ट्रक्चर होता है। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन कैसी होती है, स्टोर रहती है अलग अलग अमाउंट में। पल्मोनरी आर्टरी, एलियोलर डक्ट, ठीक है, पल्मोनरी वेन्यूल, एलियोलर सेक, तो ये इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर होता है। अब हमने देखा था इनहेलेशन और एक्सहेलेशन में किस टाइप से आपकी थोरेसिक कैविटी काम करती है। तो इनहेलेशन में हमने देखा था कि इसमें जो इंटरकोस्टल मसल्स होती हैं और डायफ्राम जो होता है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। इंटरकोस्टल मसल्स और डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट होता है, जिसकी वजह से आपकी जो रिप्स होती हैं वो उठ जाती हैं ऊपर, और लंग्स का साइज कैसा हो जाता है, बढ़ जाता है। लंग्स का साइज बढ़ने के कारण इसका वॉल्यूम बढ़ता है, वॉल्यूम बढ़ता है तो प्रेशर कम हो जाता है, इसीलिए बाहर से गैस क्या होती है आपके लंग्स में इंटर करती है। ठीक है बेटा, यही बात किया था हमने। तो इस तरीके से इनहेलेशन में क्या प्रोसेस होती है हम इमेज के माध्यम से देखते हैं। जब हमने एयर का इनहेलेशन किया, एयर अंदर आई बेटा, तो क्या हुआ, डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट हो गया। ये जो है डायफ्राम कैसा हो गया, कॉन्ट्रैक्ट हो गया। कैसा हो गया, कॉन्ट्रैक्ट हो गया। इनके बीच में जो ये इंटरकोस्टल मसल्स हैं, रिब्स के बीच में क्या है, रिब्स मसल्स, ये कैसी हो जाती हैं, कॉन्ट्रैक्ट हो जाती हैं, जिसको बोला गया है क्या, इंटरकोस्टल मसल्स। क्या बोला गया है बच्चा, इंटरकोस्टल मसल्स। जो इंटरकोस्टल मसल्स हैं आपकी, वो कैसी हो जाती हैं, कॉन्ट्रैक्ट हो जाती हैं। और दिख नहीं रहा है बेटा, चलो दूसरे, आप लोगों को याद ही होगा, हमने कल इसके बारे में पढ़ा था, तो आप देख पाएंगे क्या बोला जाता है इनको, इंटरकोस्टल मसल्स। दिखेगा ना, इंटरकोस्टल मसल्स। ठीक है, इंटरकोस्टल मसल्स भी कॉन्ट्रैक्ट होती हैं, जिससे रिब्स जो है कहाँ हैं, ऊपर की तरफ उठ रही हैं। रिब्स कैसी हो रही हैं, ऊपर की तरफ उठती हैं, जिससे लंग्स का साइज बढ़ जाता है। यहाँ आप देख पाएंगे जब एक्सहेल करते हैं आप एयर का, तो डायफ्राम और इंटरकोस्टल मसल्स कैसी हो जाती हैं, रिलैक्स हो जाती हैं। डायफ्राम और इंटरकोस्टल मसल्स रिलैक्स हो जाती हैं, जिसके कारण आपकी पसलियां भी, जिनको आप रिब्स बोल रहे हैं, ये भी रिलैक्स हो जाती हैं। रिलैक्स होने के कारण क्या होता है, लंग्स का जो साइज है वो कम होने लगता है, वॉल्यूम कम हो जाता है, और एयर कैसे हो जाती है, बाहर चली जाती है। ठीक है, इसके बारे में हमने बात किया था, इमेज के माध्यम से आप इसको समझ पाएंगे, इसीलिए आपके सामने मैंने इसको समझाने की कोशिश किया है। ठीक है, चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं बेटा आज की क्लास को। आज की क्लास में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं इसकी बात कर लेते हैं हम। आज हम लोग देखने वाले हैं क्या बेटा, क्या क्या चीज़ें हम लोग देखने वाले हैं, तो हम लोग देखने वाले हैं क्या, रेस्पिरेटरी वॉल्यूम। क्या देखने वाले हैं, रेस्पिरेटरी वॉल्यूम देखने वाले हैं, मतलब श्वसन आयतन, श्वसन आयतन देखने वाले हैं। दूसरा, रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन, श्वसन का नियमन। और हमारा थर्ड टॉपिक बचा हुआ है बेटा, रेस्पिरेटरी डिसीज। क्या बचा हुआ है, रेस्पिरेटरी डिसीज। अब रेस्पिरेटरी डिसीज, ठीक है, तो रेस्पिरेटरी डिसीज मतलब श्वसन रोग बचे हुए हैं, तो श्वसन रोग। ये 3 टॉपिक छोटे छोटे से हैं, आज हम लोग रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है वो कंप्लीट कर लेंगे।
ठीक है, चलिए फिर अब स्टार्ट करते हैं हम। हमारा फर्स्ट टॉपिक है रेस्पिरेटरी वॉल्यूम। क्या है बेटा? रेस्पिरेटरी वॉल्यूम। तो चलिए, रेस्पिरेटरी वॉल्यूम, ठीक है। रेस्पिरेटरी वॉल्यूम की बात करते हैं तो हमने अभी देखा था कुछ समय पहले देखा था कि जो लंग्स होते हैं, लंग्स का वॉल्यूम जब हम इंस्पिरेशन करते हैं या इन्हेलेशन करते हैं तब लंग्स का वॉल्यूम बढ़ता है, और जब एक्सहेलेशन करते हैं तो लंग्स का वॉल्यूम कैसा होता है? कम हो जाता है। तो उसके वॉल्यूम के अकॉर्डिंग उसमें गैसेस की जो मात्रा है वो भी कैसी होती है बेटा? वो भी कैसी होने लगती है? इन्हेलेशन में ज़्यादा मात्रा में आएगी एयर, और एक्सहेलेशन में कम मात्रा में होगी। तो यही वॉल्यूम आपको यहाँ पर पता करना है कि जब आप इन्हेलेशन कर रहे हो तब एयर कितनी मात्रा में होती है, जब एक्सहेलेशन कर रहे हो तब एयर कितनी मात्रा में बाहर निकलती है, कितनी मात्रा में आपके लंग्स में हमेशा एयर रहती है। क्योंकि आपने कल ही पढ़ा है कि कभी भी कहीं भी जीरो अमाउंट नहीं होता है गैसेस का। ना ब्लड कैपिलरीज में जीरो अमाउंट होगा, ना सेल्स के अंदर जीरो अमाउंट होगा, ना ही एल्वियोलाई में जीरो अमाउंट होगा। मतलब कि आपके लंग्स कभी भी पूरी तरीके से 100% खाली नहीं होते हैं। तो कितनी गैस आपकी लंग्स में हमेशा बची रहती है, इसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, तो 4 प्रकार के वॉल्यूम की बात करेंगे बेटा हम आज। कितने प्रकार के वॉल्यूम की बात करने वाले हैं हम? 4 प्रकार के वॉल्यूम की बात करने वाले हैं। फर्स्ट वॉल्यूम है हमारा क्या? टाइडल वॉल्यूम। क्या है? टाइडल वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम या इसी को बोला जाता है ज्वारीय आयतन। ज्वारीय आयतन, टाइडल वॉल्यूम को क्या बोला जाता है? ज्वारीय आयतन। दूसरा हमारा टाइप है जिसको बोला जाता है इंस्पायरेटरी इंस्पायरेटरी क्या है? इंस्पायरेटरी रिजर्व्ड वॉल्यूम। इंस्पायरेटरी रिजर्व्ड वॉल्यूम को बोला जाता है अंतः श्वसन आरक्षित आयतन। अंतः श्वसन आरक्षित आयतन, यह है हमारा सेकेंड टाइप आयतन, सेकेंड टाइप का वॉल्यूम। थर्ड टाइप का वॉल्यूम है बेटा जिसको बोला जाएगा एक्सपायरेटरी रिजर्व्ड वॉल्यूम। एक्सपायरेटरी रिजर्व्ड वॉल्यूम जिसको बोला जाता है क्या? निःश्वसन आरक्षित आयतन। और फोर्थ टाइप है बेटा आपका, फोर्थ टाइप है रेसिडुअल वॉल्यूम। क्या है फोर्थ टाइप? रेसिडुअल वॉल्यूम। ठीक है, रेसिडुअल मतलब, रेसिडुअल को क्या बोला जाएगा? जो शेष रह जाएगा उसको बोला जाता है क्या? रेसिडुअल वॉल्यूम। तो रेसिडुअल वॉल्यूम को क्या बोला जाता है? तो याद रखना है अवशिष्ट आयतन। अवशिष्ट आयतन, ठीक है। इन 4 वॉल्यूम के बारे में हम आज बात करने वाले हैं। ठीक है, 4 वॉल्यूम की बात करेंगे कि टाइडल वॉल्यूम क्या होता है, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या होता है, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या होता है, और रेसिडुअल वॉल्यूम क्या होता है। अब इसमें याद रखना है टाइडल वॉल्यूम को बोला जाता है, इसकी शॉर्ट फॉर्म होती है टीवी। इसको
टीवी से दर्शाया जाता है। इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम को आई आर वी, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम को ई आर वी और रेसिडुअल को बोला जाता है आर वी। इसको शॉर्ट फॉर्म में, क्योंकि इतना लॉन्ग जो नेम है बेटा ये आपको एग्जाम में देखने को नहीं मिलेगा, तो आपको शॉर्ट फॉर्म भी इसका याद रखना है ना, शॉर्ट फॉर्म भी इसका याद रखना है। ठीक है, चलिए बेटा अगर हम टाइडल वॉल्यूम की बात करते हैं तो टाइडल वॉल्यूम को सिंपल सा समझना है। जब हम नॉर्मल कंडीशन में है, जैसे अभी आप शांति से बैठे होंगे, शांति से पढ़ रहे होंगे ना, बिल्कुल रिलैक्स होकर पढ़ रहे हैं, किसी भी प्रकार का कोई भी प्रकार का आप वर्क आपकी बॉडी नहीं कर रही है, बस आप रिलैक्स होकर क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। तो इस समय में जब रिलैक्स हैं आप और उस समय में जो श्वास ले रहे हैं और जो श्वास छोड़ रहे हैं नॉर्मली, वो क्या कहलाता है? उस समय में जो श्वास ले रहे हैं और जो श्वास छोड़ रहे हैं उस एयर की जो मात्रा होती है उसको बोला जाएगा क्या? टाइडल वॉल्यूम, सामान्य परिस्थिति में। तो याद रखना है, सामान्य परिस्थिति में, सामान्यतः इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन, सामान्यतः इनहेलेशन और एक्सहेलेशन द्वारा ली या छोड़ी गई वायु या छोड़ी गई एयर क्या कहलाती है बेटा? टाइडल वॉल्यूम कहलाती है। और टाइडल वॉल्यूम की बात करते हैं तो टाइडल वॉल्यूम कितना होता है? तो टाइडल वॉल्यूम जो होता है बेटा 500 ml होता है। कितना होता है? 500 ml होता है आपका क्या? टाइडल वॉल्यूम। ठीक है, टाइडल वॉल्यूम 500 ml होता है। एक मिनट में किसी भी व्यक्ति के द्वारा जो सामान्यतः सांस ली जाती है उसी को बोला जाता है रेस्पिरेटरी रेट। कितनी श्वसन दर कितनी है? तो रेस्पिरेटरी रेट जो होती है एक मिनट में, रेस्पिरेटरी रेट श्वसनीय दर, ये होती है बेटा 12 से 16 बार। मतलब एक सामान्य व्यक्ति एक मिनट में 12 से 16 बार क्या करता है? श्वास लेता है। जब आप नॉर्मली बैठे हुए हैं तो कम से कम 12 से 16 बार आप क्या कर रहे हैं? श्वास ले रहे हैं। अब आप अंदाजा लगा लीजिए कि अगर एक बार में आपका जो टाइडल वॉल्यूम है वो 500 ml है, मतलब 500 ml श्वास ले रहे हैं, 500 ml श्वास छोड़ रहे हैं। आप एक बार में 500 ml श्वास ले रहे हैं, 500 ml श्वास क्या कर रहे हैं? आप छोड़ रहे हैं एक बार में। तो 12 से 16 बार में आप कितनी एयर लेंगे और कितनी एयर छोड़ेंगे? तो सिंपल सी बात है कि एक मिनट में जो होगा टाइडल वॉल्यूम, कितने मिनट में? एक मिनट में टाइडल वॉल्यूम, एक मिनट में टाइडल वॉल्यूम कितना हो जाएगा? 12 पंचे 60, मतलब 6000 से लेकर 16 पंचे 80, कहाँ कितना? 8000 ml। ये होगा एक मिनट में टाइडल वॉल्यूम। एक बार में टाइडल वॉल्यूम होता है 500 ml, मतलब 500 ml आप सांस छोड़ सकते हो, 500 ml सांस ले सकते हो एक बार में सामान्य परिस्थिति में। लेकिन अगर हम एक मिनट की बात करें तो एक मिनट में आप 12 से 16 बार सांस ले रहे हैं, इसलिए उसका जो टाइडल वॉल्यूम होगा 6000 से 8000 होगा। ठीक है, चलिए ये हुआ आपका टाइडल वॉल्यूम। अब हम बात करते हैं किसकी? अब हम बात कर रहे हैं बेटा इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम की। अब इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम में इंस्पायरेशन से समझ गए होंगे आपकी श्वास लेना है। इंस्पायरेशन से मतलब समझना है आपको कि इंस्पिरेशन का मतलब क्या है? कि श्वास आपको लेना है। लेकिन इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम बोल रहा है, मतलब आपने श्वसन आरक्षित, जो आपका अंतः श्वसन आरक्षित आयतन है बेटा, जब आप बहुत जोर से श्वास लेते हैं, आपने अगर प्राणायाम किया होगा तो प्राणायाम जब आप करते हैं तो एक प्राणायाम होता है जिसको बोला जाता है, हम बोलते हैं अनुलोम विलोम प्राणायाम। तो क्या करते हैं आप? जोर से श्वास लेंगे, जोर से श्वास छोड़ेंगे, जोर से लेंगे, जोर से छोड़ेंगे। तो आप क्या कर रहे हैं? ताकत लगा रहे हैं श्वास लेने में और
ताकत लगा रहे हैं श्वास छोड़ने में, मतलब आपको सांस लेने में और श्वास छोड़ने में क्या लग रही है, एनर्जी लग रही है, मतलब जबरदस्ती आप श्वास ले रहे हैं, जबरदस्ती श्वास छोड़ रहे हैं। तो इस टाइप की जो कंडीशन होगी, जब आप जबरदस्ती श्वास लेंगे तो जो वॉल्यूम होगा उसको बोला जाएगा क्या, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। जब आप जबरदस्ती सांस छोड़ेंगे तो उसको बोला जाएगा क्या, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ठीक है, तो चलो इसको लिख लेते हैं हम। इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम का मतलब क्या है, टाइडल वॉल्यूम के अतिरिक्त जो श्वास ली जाती है उसका वॉल्यूम क्या है, टाइडल वॉल्यूम के अतिरिक्त ली गई वायु का आयतन। ठीक है बेटा, और अब हम बात करेंगे इसकी 1 मिनट की ही। जैसे 1 मिनट में जो टाइडल वॉल्यूम होता है 6000 से 8000 होता है, इसके ऊपर टाइडल वॉल्यूम के अतिरिक्त ली गई वायु का जो आयतन होगा, ये होगा आपका इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम का हो जाएगा 2500 से 3000 ml। 2500 से 3000 ml होता है आपका IRV। ठीक है, टाइडल वॉल्यूम तो आपका ऑलरेडी 6000 से 8000 ml है 1 मिनट में, इससे 2500 से 3000 ml ज़्यादा एयर आप क्या कर रहे हैं, इनहेल कर रहे हैं, जब आप जोर से सांस ले रहे हैं, जबरदस्ती सांस ले रहे हैं उस समय में। ठीक है, जैसे आप जब दौड़ रहे हैं, जब आप दौड़ते हैं बेटा, तो दौड़ने के समय में क्या होता है, आप बहुत ज़्यादा जोर जोर से सांस ले रहे हैं, तो दौड़ने के समय में जो आप सांस ले रहे हो, जल्दी जल्दी सांस छोड़ रहे हो, वही क्या है, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है। क्लियर हो पाया? अगर क्लियर हो पाया है तो अब हम देखते हैं क्या, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या है बेटा, टाइडल वॉल्यूम के अतिरिक्त छोड़ी गई वायु का आयतन। छोड़ी गई वायु का आयतन। छोड़ी गई वायु का आयतन कितना है, तो याद रखना है इसको याद रखना है आपको क्या, 1000 से 1100 ml। ठीक है, इसके बाद में बेटा रेसिडुअल वॉल्यूम या अवशिष्ट आयतन क्या होता है, जब आप श्वास ले रहे हो, जब आप श्वास छोड़ रहे हो, जब आप जबरदस्ती सांस ले रहे हो, जबरदस्ती सांस छोड़ रहे हो, या नॉर्मली सांस ले रहे हो, नॉर्मली सांस छोड़ रहे हो, उस श्वास छोड़ने के बाद में जो लंग्स में जो एयर बची हुई होती है, जब हम क्या कर रहे हैं, श्वास छोड़ रहे हैं, उसके बाद भी जो आपके लंग्स में बची हुई एयर होती है उसका वॉल्यूम कितना होता है। ठीक है, तो बची हुई लंग्स का ऐसा वॉल्यूम जो क्या हो, क्या है, लंग्स का ऐसा वॉल्यूम जो कभी भी निकाला नहीं जा सकता, कभी भी नहीं निकाला जाता है, निकाला जाता है, क्या कहलाता है, आरवी, रिजर्व वॉल्यूम। मतलब कि वो कैसा है, रिजर्व है, वो हमेशा वहां पर रहेगा ही रहेगा। और ये कितना होता है, आरवी कितना होता है, तो ये होता है बेटा 1100 से 1200 ml। 1100 से 1200 ml जो वॉल्यूम है आपके लंग्स में हमेशा बना रहता है। ठीक है, तो आप इसको समझ ही गए होंगे। 4 प्रकार के आपके वॉल्यूम हैं, कितने हैं, 4 प्रकार के वॉल्यूम आपने पढ़ा। 4 प्रकार के, पहला आपने क्या देखा, टाइडल वॉल्यूम। पहला क्या है, टाइडल वॉल्यूम। दूसरा क्या है, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तीसरा क्या था, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। और लास्ट क्या है बेटा, रेसिडुअल वॉल्यूम। ठीक है,
तो आपको इसका वॉल्यूम पूछा जाता है, टाइडल वॉल्यूम कितना होता है, तो 6000 से 8000 ml। IRV कितना होता है, तो 2500 से 3000। ERV कितना होता है, तो 1000 से 1100। और RV कितना होता है, तो याद रखना है आपको 1100 से 1200 ml। ठीक है, क्लियर हो पाया बच्चा? क्या इतनी चीज़ें क्लियर हो पाई हैं? अगर क्लियर हो पाई हैं तो हमारा रेस्पिरेटरी वॉल्यूम वाला टॉपिक होता है कंप्लीट। अब हम पढ़ते हैं क्या, रेस्पिरेटरी रेगुलेशन। क्या पढ़ते हैं? रेस्पिरेटरी रेगुलेशन। क्या पढ़ेंगे हम? रेस्पिरेटरी रेगुलेशन। रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन। ठीक है, रेस्पिरेशन का रेगुलेशन कैसे होता है इसके बारे में हम बात करते हैं। ठीक है, रेस्पिरेशन के रेगुलेशन की बात करें बच्चा हम, तो दो तरीके से रेस्पिरेटरी सिस्टम रेगुलेट होता है आपका। रेस्पिरेशन 2 टाइप से रेगुलेट होता है। टू टाइप से आपका क्या होता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम रेगुलेट होता है। पहला आपका हो जाएगा क्या, न्यूरल कंट्रोल के द्वारा। न्यूरल कंट्रोल। पहला न्यूरल कंट्रोल, और दूसरा क्या है, केमिकल। दूसरा क्या है आपका, केमिकल रेगुलेशन। केमिकल रेगुलेशन। पहला न्यूरल कंट्रोल मतलब कि नर्व सिस्टम द्वारा रेगुलेट होता है, और दूसरा क्या है, दूसरा है आपका केमिकल रेगुलेशन। ठीक है बेटा, केमिकल रेगुलेशन और न्यूरल रेगुलेशन। केमिकल रेगुलेशन की बात कर रहे हैं, सॉरी न्यूरल रेगुलेशन की हम पहले सबसे पहले बात करेंगे, इसकी न्यूरल रेगुलेशन की। ठीक है, चलिए न्यूरल रेगुलेशन की बात कर रहे हैं बेटा। न्यूरल रेगुलेशन में सबसे पहले आपको याद रखना है क्या, कि न्यूरल रेगुलेशन में जो आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, एक नोट, सबसे पहले नोट क्या करना है आपको, नोट। नोट रेस्पिरेशन रेस्पिरेशन मेडुला ओब्लांगेटा द्वारा क्या होता है, रेगुलेट होता है। द्वारा रेगुलेट होता है। किसके द्वारा, रेस्पिरेशन मेडुला ओब्लांगेटा द्वारा क्या होता है, रेगुलेट होता है। ठीक है, मेडुला ओब्लांगेटा में क्या होता है, मेडुला ओब्लांगेटा में क्या होता है बेटा, तो याद रखना है यहाँ पर एक सेंटर होता है जिसको बोला जाता है क्या, मेडुला ओब्लांगेटा में एक क्या होता है, सेंटर होता है जिसको बोला जाता है रेस्पिरेटरी रिदम रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर। रेस्पिरेशन को कंट्रोल करने के लिए इनके पास में क्या होता है, एक सेंटर होता है, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर। रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर को एक्टिव करने के लिए तथा इनको इनहिबिट करने के लिए बोले और स्टिमुलेट करने के लिए बोले तो इनके पास में क्या होता है, इसको इनहिबिट और स्टिमुलेट करने के लिए, स्टिमुलेट करने के लिए और इनहिबिट करने के लिए क्या होते हैं, पोन्स में, किसमें, पोन्स में, आपके ब्रेन में एक पोन्स नाम की संरचना होती है जिसमें क्या होता है, न्यूमोटॉक्सिक सेंटर होता है। क्या होता है, पोन्स में न्यूमोटॉक्सिक सेंटर होता है।
न्यूमोटॉक्सिक सेंटर। कहाँ पर? पोन्स में। ब्रेन के पोन्स में कहाँ क्या होता है? न्यूमोटॉक्सिक सेंटर होता है, और एक होता है एपन्यूस्टिक सेंटर। एपन्यूस्टिक सेंटर ये भी कहाँ होगा बेटा? ये भी होता है इन पोन्स। ये दो सेंटर होते हैं आपके कहाँ पर? पोन्स में, न्यूमोटॉक्सिक सेंटर और एपन्यूस्टिक सेंटर। ये दोनों सेंटर जो है आपके रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर को एक्टिवेट और इनहिबिट करने का काम करते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें इसके एक्टिवेशन की बात करते हैं, तो एक्टिवेट करने के लिए आपका क्या होता है? स्टिमुलेट करने के लिए एपन्यूस्टिक सेंटर होता है पोन्स में, जो क्या काम करता है? जो काम क्या कर रहा है? स्टिमुलेट करने का काम कर रहा है। स्टिमुलेट करता है, उत्तेजित करता है। किसके लिए? रेस्पिरेशन करने के लिए उत्तेजित करता है पोन्स का एपन्यूस्टिक सेंटर। जब ये पोन्स का एपन्यूस्टिक सेंटर क्या करेगा? रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर को स्टिमुलेट करेगा, तो ये क्या काम करेगा फिर आगे चल के? एपन्यूस्टिक सेंटर क्या काम करेगा? जब ये इसको स्टिमुलेट करेगा तो ये स्टिमुलेट होकर क्या करेगा? क्या करेगा? डायाफ्राम और किसको? इंटरकोस्टल मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन को क्या करेगा? स्टिमुलेट करेगा। ठीक है, क्या हुआ इसको समझना है। हमने बोला कि जो रेस्पिरेटरी रेगुलेशन की बात करें तो रेस्पिरेटरी सिस्टम का रेगुलेशन कौन करता है? मेडुला ऑब्लोंगेटा करता है। मेडुला ऑब्लोंगेटा के साथ साथ में इसको रेगुलेट करने के लिए पोन्स का भी मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल होता है। आपके पीछे की तरफ यहाँ कहीं पर होता है पोन्स, जहाँ से आपकी रेस्पिरेटरी नर्व्स जो है वो जाती हैं। रेस्पिरेटरी नर्व्स में नर्व की बात करें बेटा तो पोन्स से होकर गुजरती हैं। तो पोन्स में आपके दो सेंटर होते हैं। पोन्स में कितने सेंटर होते हैं? दो सेंटर होते हैं। एक है न्यूमोटॉक्सिक सेंटर और दूसरा क्या होता है? एपन्यूस्टिक सेंटर होता है। न्यूमोटॉक्सिक सेंटर और एपन्यूस्टिक सेंटर दोनों एक दूसरे के अपोजिट काम करते हैं। न्यूमोटॉक्सिक सेंटर इसको किसको? रेस्पिरेशन की दर को कम करने का काम करता है। रेस्पिरेशन को बढ़ाने का काम कौन करता है? एपन्यूस्टिक सेंटर। जब एपन्यूस्टिक सेंटर क्या करेगा? स्टिमुलेट करेगा, सिग्नल पास करेगा किसको? रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर को। रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर को जब सिग्नल पास करेगा एपन्यूस्टिक सेंटर, तो ये जो रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर है ये डायफ्राम और इंटरकोस्टल मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए सिग्नल पास करेगा। यहां से क्या होंगे? सिग्नल पास होंगे। सिग्नल पास करता है, सिग्नल देता है। ठीक है, जब सिग्नल देगा तो डायफ्राम और इंटरकोस्टल मसल्स कैसे हो जाएंगे? इंटरकोस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगे। कॉन्ट्रैक्शन के लिए सिग्नल देता है। किसके लिए? कॉन्ट्रैक्शन के लिए सिग्नल देता है। जब कॉन्ट्रैक्शन के लिए इसको सिग्नल दिया तो डायफ्राम और इंटरकोस्टल मसल्स कैसे हो गए? डायफ्राम और इंटरकोस्टल मसल्स कैसे हो गए? कॉन्ट्रैक्ट हो गए। जब कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो आपको पता है जब डायफ्राम और इंटरकोस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो कौन सी रिएक्शन होती है बेटा? इंस्पिरेशन होता है ना। आप क्या कर रहे हो? श्वास ले रहे हो। अब क्या हुआ? जब आपने श्वास ले लिए तो श्वास छोड़ने के लिए भी क्या होना चाहिए? सिग्नल मिलना चाहिए। तो बस 0.3 सेकेंड में, कितने? 0.3 सेकेंड, ये याद रखना है आपको। कितने सेकेंड में? 0.3 सेकेंड में। 0.3 सेकेंड में ये क्या करता है? इसको इनहिबिटिंग सिग्नल देता है। इनहिबिटिंग सिग्नल देता है। इसको क्या करता है? डिक्रीज करता है सिग्नल। किसको? आपके श्वास लेने की जो प्रोसेस होती है उसको डिक्रीज करता है। जैसे ही इनहिबिटिंग सिग्नल किसके पास में पहुंचा? रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर के पास में पहुंचा, तो इसने अपने कॉन्ट्रैक्शन के सिग्नल को चेंज करके रिलैक्सेशन का सिग्नल दिया। किसको? डायफ्राम और इंटरकोस्टल मसल्स को, जिससे डायफ्राम और इंटरकोस्टल मसल्स कैसी हो जाएंगी? रिलैक्स हो जाएंगी और एक्सहेलेशन की प्रोसेस होगी। ठीक है, तो रेस्पिरेशन का रेगुलेशन करने के लिए जो आपका न्यूरल कंट्रोल था, न्यूरल कंट्रोल में आपके
कौन सी चीजें काम आ रही हैं? एक है आपका मेडुला ऑब्लांगेटा, मेडुला ऑब्लांगेटा, और दूसरा क्या है? पोन्स। ठीक है, मेडुला ऑब्लांगेटा और पोन्स दो चीजें काम कर रही हैं। मेडुला ऑब्लांगेटा में रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर होता है, जो क्या काम करेगा? डायफ्राम के और इंटरकोस्टल मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के लिए सिग्नल देगा। लेकिन इसको स्टिमुलेट करने का और इनहिबिट करने का काम पोन्स में प्रेजेंट न्यूमोटॉक्सिक और एपनेस्टिक सेंटर करते हैं। ये चीजें आपको क्या करना है? याद रखना है। क्लियर हो पाया होगा? अब बात करते हैं बेटा किसकी? केमिकल रेगुलेशन की। बात किसकी कर रहे हैं हम? केमिकल रेगुलेशन की। केमिकल रेगुलेशन की अगर हम बात करें तो केमिकल रेगुलेशन किससे होता है? केमिकल रेगुलेशन में काम कौन करेगा? इसमें काम करने वाले हैं केमिकल। आपके ब्लड में जो केमिकल होंगे वो काम करने वाले हैं। क्या होगा इनकेस? क्या हो जाए इनकेस अगर आपके ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा इंक्रीज हो जाए, ब्लड में क्या हो जाए? कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा इंक्रीज हो जाए, तो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जब इंक्रीज होगी तो आपको पता है हाइड्रोजन आयन भी इंक्रीज होगा, क्योंकि आपने पढ़ा है कि कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है? बाइकार्बोनेट आयन के फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होता है, हाइड्रोजन आयन फ्री फॉर्म में नहीं रह सकते, इसलिए किससे जाके जुड़ जाते हैं? ग्लोबिन प्रोटीन से जाकर जुड़ जाते हैं। तो ये हाइड्रोजन आयन भी क्या होंगे? बढ़ेंगे। हाइड्रोजन आयन बढ़ेंगे और क्या हो जाएगा बेटा? ऑक्सीजन का लेवल कैसा हो जाएगा? कम हो जाएगा। अगर आपके ब्लड में ऑक्सीजन का लेवल कम हो गया तो क्या होगा? अब जब ऑक्सीजन का लेवल कम हो गया तो हाइड्रोजन आयन क्या होंगे बेटा? हाइड्रोजन आयन आपके पोन्स में प्रेजेंट आपके न्यूमोटॉक्सिक सेंटर या एपनेस्टिक सेंटर, मतलब पोन्स के जो रेगुलेटर हैं आपके, कीमो ऑस्मो, क्या बोला जाएगा इसको? कीमो, इसको बोला जाएगा क्या? कीमो रिसेप्टर। यहां पर क्या होते हैं? पोन्स में कुछ कीमो रिसेप्टर, कीमो रिसेप्टर, कीमो रिसेप्टर होते हैं बेटा। ये कीमो रिसेप्टर क्या करते हैं? हाइड्रोजन आयन को क्या करते हैं? रिसीव करते हैं। जब कीमो रिसेप्टर इस केमिकल को रिसीव करेंगे तो ये कैसे हो जाएंगे? एक्टिवेट हो जाएंगे और ये क्या काम करेंगे? रेस्पिरेशन स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, कब? जब क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ेगी और हाइड्रोजन बढ़ेगी और ऑक्सीजन लेवल कम हो जाएगा, तो कीमो रिसेप्टर कैसे हो जाएंगे? एक्टिव हो जाएंगे हाइड्रोजन आयन के कारण, और ये क्या करेंगे? रेस्पिरेशन की प्रोसेस को स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, रेस्पिरेशन की प्रोसेस को क्या करेंगे? स्टार्ट करेंगे। रेस्पिरेशन की प्रोसेस स्टार्ट वहीं से ही होगी। यहाँ पर क्या काम कर रहा है? यहाँ पर काम कर रही है आपकी नर्व्स, यहाँ पर काम कर रही है आपकी नर्व्स, यहाँ पर काम कर रहा है केमिकल, लेकिन प्रोसेस सेम होने वाली है बेटा। जैसे ही कीमो रिसेप्टर ने क्या किया? हाइड्रोजन आयन को रिसीव किया, इसने क्या किया? ये स्टिमुलेट हो गया। स्टिमुलेट होगा तो काम ऐसे ही करेगा। जैसे ही क्या हुआ, यहाँ पर हम देख लेते हैं, इसको हम समझ ही लेते हैं। इसको हम देखते हैं कि किस तरीके से आपका कीमो रिसेप्टर काम करता है। कीमो रिसेप्टर की बात करते हैं। यहां कहीं क्या है? कीमो रिसेप्टर है, और कीमो रिसेप्टर के आगे क्या है आपका? रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर। रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर है। ब्लड कैपिलरीज में क्या है? ब्लड कैपिलरीज है कुछ इस तरीके से। यहां पर क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड और क्या है? हाइड्रोजन आयन। यहां पर क्या है? कीमो रिसेप्टर है, कीमो रिसेप्टर। जब इन कीमो रिसेप्टर से क्या होगा? जब इन कीमो रिसेप्टर से हाइड्रोजन आयन जुड़ेंगे तो ये क्या करेगा? हाइड्रोजन आयन की वजह से कीमो रिसेप्टर कैसे हो जाएंगे? स्टिमुलेट हो जाएंगे। ये स्टिमुलेट होने के बाद में क्या करेंगे? स्टिमुलेट करेंगे किसको? स्टिमुलेट करेंगे किसको? रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर को। किसको? रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर को स्टिमुलेट करेंगे। जब रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर स्टिमुलेट होगा,
रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर स्टिमुलेट होगा तो ये कॉन्ट्रैक्शन का सिग्नल देगा। क्या करेगा? कॉन्ट्रैक्शन का सिग्नल देगा। कॉन्ट्रैक्शन का सिग्नल देगा किसको? डायाफ्राम प्लस इंटरकोस्टल मसल्स को। डायाफ्राम प्लस इंटरकोस्टल मसल्स को क्या करेगा बेटा? ये सिग्नल देगा और ये क्या करेंगी? फिर से कॉन्ट्रैक्ट होंगी और कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद में क्या करेंगी? रेस्पिरेशन स्टार्ट करेंगी। ठीक है, दोनों में सेम प्रोसेस हो रही है। मेन काम कर रहा है कौन? आपका रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर। रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर को स्टिमुलेट करने के लिए दो चीज़ें, एक तो न्यूरॉन और दूसरे क्या हैं? न्यूरॉन और दूसरे क्या हैं? आपके केमिकल। न्यूरॉन कहाँ पर? पोन्स से आकर जुड़ते हैं रेस्पिरेटरी न्यूरॉन। पोन्स में आपके दो सेंटर होते हैं, आपका न्यूमोटॉक्सिक और क्या एपन्यूस्टिक सेंटर। दोनों एक दूसरे के कैसे काम करेंगे? अपोजिट काम करते हैं। वैसे ही कीमो रिसेप्टर की बात करें तो यहाँ मेन रोल करता है हाइड्रोजन आयन प्ले करता है। हाइड्रोजन आयन का कॉन्सेंट्रेशन जब बढ़ता है तो हाइड्रोजन आयन क्या करते हैं? कीमो रिसेप्टर से जुड़ जाते हैं और कीमो रिसेप्टर से जुड़ने के कारण ये स्टिमुलेट हो जाता है। स्टिमुलेट होकर रेस्पिरेटरी रिदम सिस्टम को या सेंटर को स्टिमुलेट करता है। ये स्टिमुलेट होकर किसको? कॉन्ट्रैक्शन का सिग्नल देता है। डायफ्राम और इंटरकोस्टल मसल्स को डायफ्राम का सिग्नल देगा और इसके बाद में रेस्पिरेशन स्टार्ट होगा। ठीक है, तो ये थे आपके क्या? रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन, मतलब रेस्पिरेशन को रेगुलेट करने वाले या कंट्रोल करने वाले दो सिस्टम आपके। ठीक है, क्लियर हो पाया है? अगर क्लियर हो पाया है तो अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है बेटा? रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स। क्या है? रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स। रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स। ठीक, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स की बात करते हैं और इसमें हम कौन सी डिसीज़ के बारे में पढ़ने वाले हैं तो यहीं पर हम देख लेते हैं कौन सी डिसीज़ एक चार्ट के फॉर्म में पढ़ेंगे हम। रेस्पिरेटरी डिसीज़, चलिए रेस्पिरेटरी डिसीज़ में हम लोग पढ़ने वाले हैं सबसे पहली हमारी रेस्पिरेटरी डिसीज़ है बेटा अस्थमा। क्या है? सबसे पहली हमारी रेस्पिरेटरी डिसीज़ है अस्थमा। क्या है? अस्थमा। अस्थमा या इसी को बोला जाता है दमा। दूसरी हमारी है एम्फाइसिस। एम्फाइसिस क्या है? एम्फाइसिमा। एम्फाइसिमा। तीसरा क्या है बेटा? तीसरा है ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। और चौथा है आपका क्या? चौथा है क्या? एल्टीट्यूड्स। ठीक है, तो 4 डिसीज के बारे में हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। ठीक, 4 डिसीज के बारे में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम देखेंगे किसके बारे में? अस्थमा। किसकी बात करेंगे? सबसे पहले हम अस्थमा की बात करेंगे। अस्थमा की बात करें बेटा तो अस्थमा क्या होता है? अस्थमा एक एलर्जी से रिलेटेड डिसीज है। किससे? एलर्जी रिलेटेड डिसीज है। एलर्जी रिलेटेड डिसीज क्या है? एक एलर्जी रिलेटेड डिसीज है। ये किसके कारण हो रहा है? ये क्या होता है? डस्ट पार्टिकल के द्वारा होता है। डस्ट पार्टिकल प्लस पॉलन ग्रेन। डस्ट पार्टिकल और पॉलन ग्रेन की वजह से होता है। क्या होगा इसको थोड़ा सा समझिएगा कि जो आपका अस्थमा होता है, अस्थमा किसकी वजह से हो रहा है? बोले हमने धूल के कण या किसी भी प्रकार के पराग कण जब आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम में इंटर करते हैं तो वो क्या करते हैं? एलर्जी क्रिएट करते हैं। और एलर्जी क्रिएट करने के कारण क्या होता है? हमारे बॉडी में जो हमारी WBC हैं, ये WBC उनको खाने के लिए चारों तरफ एक
आवरण बना लेती हैं, जिससे हमारी जो ट्रेकिया होती है वो कैसी हो जाती है, ब्लॉक हो जाती है और सांस लेने में हमको क्या होने लगती है, तकलीफ होने लगती है, और इसी को बोला जाता है क्या, अस्थमा। ठीक है, तो अस्थमा में क्या होता है, एलर्जी रिलेटेड डिसीज है, और एलर्जी रिलेटेड डिसीज है, ये किसके कारण होता है, डस्ट पार्टिकल और पॉलन ग्रेन के कारण। जब ये हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में इंटर करते हैं तो हमारी बॉडी क्या करती है, हिस्टामिन नाम का एक क्या करती है, पदार्थ सीक्रेट करती है। ये हिस्टामिन क्या करता है, इन्फ्लामेशन क्रिएट करता है। क्या करता है, इन्फ्लामेशन क्रिएट करता है, मतलब ज्वलन, इन्फ्लामेशन क्रिएट करता है। इन्फ्लामेशन क्रिएट करता है जिसके कारण क्या होता है, हमारी जो बॉडी में प्रेजेंट जो WBC हैं, ये WBC क्या करती हैं, डस्ट पार्टिकल को खाने के लिए, डिस्ट्रॉय करने के लिए आ जाती हैं। डिस्ट्रॉय करने के लिए आती हैं, करने के लिए क्या होती है, जमा हो जाती है। कैसी होती है बेटा, डिस्ट्रॉय करने के लिए जमा हो जाती हैं, और जिसके कारण क्या हो रहा है, हमको श्वास लेने में तकलीफ होती है। इसमें क्या होता है, श्वास लेने में समस्या आती है। ठीक है, सांस लेने में क्या आ रही है, समस्या आती है। तो अस्थमा में इसलिए फिर हम क्या करते हैं, पंप का यूज़ करते हैं, जिसके कारण क्या होता है, जो इन्फ्लामेशन है वो कम होने लगता है। ठीक है, तो अस्थमा आपको याद रखना है, ये हिस्टामिन के कारण होता है, और हमारी ब्रोंकी कैसी हो जाती है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है। कैसी हो जाती है, इसमें याद लिख लेना है आपको, किसकी ब्रोंकी कैसी हो जाती है, कॉन्ट्रैक्ट। इसमें क्या होगा, ब्रोंकी कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, कॉन्ट्रैक्ट होती है। ठीक है, अब बात करते हैं किसकी, एम्फाइसीमा की। किसकी बात कर रहे हैं बेटा, हम एम्फाइसीमा की बात कर रहे हैं। एम्फाइसीमा की बात करें अगर हम, तो ये किसकी वजह से होता है, एम्फाइसीमा धुआं की वजह से होता है। किसकी वजह से होता है, धुआं की वजह से होता है। अगर कोई स्मोकिंग कर रहा है, क्या कर रहा है, कोई स्मोकिंग कर रहा है, तो स्मोकिंग करने से बेटा आपके जो लंग्स हैं, लंग्स के अंदर धुआं जाता है। जब लंग्स के अंदर धुआं जाता है तो ये एलियोलाई में जाकर इकट्ठा होने लगता है। कहाँ जाता है, एलियोलाई में जाकर इकट्ठा होने लगता है, और एलियोलाई की जो मेम्ब्रेन होती है, जो किसकी बनी होती है, जिसमें एपिथेलियल टिश्यूज होते हैं जो डिफ्यूजन में हेल्प करते हैं, वो एपिथेलियल टिश्यूज कैसे होने लगते हैं, डिस्ट्रॉय होने लगते हैं, जिससे मेम्ब्रेन कैसी हो जाती है, पतली हो जाती है। और मेम्ब्रेन पतली होने के कारण जो सेल्स, हमारी जो एलियोलाई जो है गैसेस का एक्सचेंज कर रही हो, गैसेस का एक्सचेंज होना कम हो जाता है, तो इसी को बोला जाता है क्या, एम्फाइसीमा। ठीक है, क्या बोला जाता है, एम्फाइसीमा। तो ये किससे रिलेटेड है, धुआं से रिलेटेड है। जो सिगरेट स्मोकिंग करते हैं, सिगरेट स्मोकिंग करने वालों को होता है, सिगरेट स्मोकिंग करने वालों को होता है। ठीक है, इसमें क्या होगा, धुआं जब एलियोलाई में चला जाता है, धुआं एलियोलाई में जाकर उसे ब्लॉक कर देता है, ब्लॉक कर देता है। धुएं के कारण क्या हो रहा है, धुएं के कारण एल्वियोलाई की वॉल पतली होने लगती है। कैसी होने लगती है, पतली होने लगती है। कैसी होने लगती है, पतली होने लगती है। और क्या, ऑक्सीजन का सरफेस एरिया कम होने लगता है, कम होने लगता है। मतलब क्या हुआ, जब अगर कम होने लगेगा, डिफ्यूजन होगा ही नहीं, तो डिफ्यूजन नहीं होगा तो हम सांस लेने और छोड़ने में क्या होने लगेगी, हमको समस्या होने लगेगी। ठीक है, चलो अब बढ़ते हैं हमारा
थर्ड आपकी डिसीज है जिसका नाम है क्या, जिसका नाम है आपका ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर में क्या होता है, ऑक्यूपेशनल मतलब जो व्यवसायिक होते हैं, जैसे कि कोई क्या हो, कोई कोयले की फैक्ट्री में काम कर रहा हो, ये किसको होता है, जो क्या हो, कोयले या हीरे या कांच की फैक्ट्री में काम करता है, फैक्ट्री में लगभग 20 से 25 साल से क्या कर रहा हो, काम कर रहा हो, काम कर रहा हो। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इसमें भी सांस लेने में तकलीफ होती है, क्योंकि ये जो पार्टिकल्स हैं, इनके पार्टिकल क्या होते हैं, इनके पार्टिकल क्या होंगे, हमारे रेस्पिरेटरी ऑर्गन में क्या हो जाएंगे, इकट्ठा होने लगेंगे, में आ जाते हैं, जिसके कारण क्या होता है, हमको सांस लेने में तकलीफ। इसमें भी क्या होगी, सांस लेने में क्या होने वाली है, तकलीफ होने वाली है। क्या होने वाली है, सांस लेने में होने वाली है आपको तकलीफ। ठीक है, चलिए, सांस लेने में तकलीफ होने लगती है। हाँ, इसकी जो डिसीज़ है, चूंकि इसमें क्या होते हैं, बहुत सारे एक्स्ट्रा टिश्यूज़ बनने लगते हैं। क्या होने लगते हैं, एक्स्ट्रा टिश्यू बनने लगते हैं, जिसे क्या कहा जाता है, फाइब्रोसिस कहा जाता है। इसी कारण हमको सांस लेने में तकलीफ होती है। क्या कहा जाएगा, फाइब्रोसिस कहते हैं, फाइब्रोसिस कहते हैं। ठीक है, अब आपका है एल्टीट्यूड। क्या है, एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड में क्या होगा, एल्टीट्यूड ये क्या किससे रिलेटेड है, पहाड़ों से रिलेटेड डिसीज है, पहाड़ों से रिलेटेड डिसीज है। इसमें क्या होगा, जब आप पहाड़ों पर जाएंगे, पहाड़ों पर जाने पर क्या होना, चक्कर आना, उल्टी आना, ठीक है, और सांस लेने में तकलीफ, ठीक है, ये है आपकी एल्टीट्यूड। ठीक है, 4 डिसीज याद रखना है, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स, अस्थमा, एम्फाइसीमा, ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर और क्या है, एल्टीट्यूड। ठीक है, चलिए, तो इस तरीके से बेटा हमारे रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर भी कैसे होते हैं, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर भी होते हैं कंप्लीट। ठीक है, क्या हो जाते हैं, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर भी हो जाते हैं कंप्लीट, और रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है हमारा कंप्लीट। एल्टीट्यूड के लिए एक चीज़ और याद रखना है, इसमें क्या होता है, आरबीसी की संख्या बढ़ जाती है, आरबीसी की संख्या बढ़ती है, क्योंकि ऊपर जैसे जैसे जाओगे आप ऑक्सीजन लेवल कम होते हुए चलेगा, ऑक्सीजन की कमी को पूरा करने के लिए आरबीसी की संख्या बढ़ती हुई चलेगी, और फिर क्या होगा, बहुत ज़्यादा मात्रा में आरबीसी बढ़ने लगेगी और आपको सांस लेने में तकलीफ होने लगेगी। आरबीसी की संख्या इसमें क्या होती है, बढ़ती है। ठीक है, तो आई होप कि आपको रेस्पिरेटरी सिस्टम समझ में आया होगा और आपके लिए यूज़फुल भी होगा, क्योंकि बेटा इसके बाहर आपके क्वेश्चन नहीं जाएंगे, क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछता है या कई बार डायरेक्टली भी पूछता है, तो आपको एक एक पॉइंट बिल्कुल अपनी कॉपी में नोट करना है और बिल्कुल अच्छे से याद रखना है उनको। ठीक है, चलिए, अब आज की क्लास को हम यहीं पर एंड करते हैं। हम लोग मिलेंगे हमारे नेक्स्ट टॉपिक के साथ में नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को पसंद आई होगी क्लास और आपको समझ में आ रहा होगा, और अगर आपको समझ में आ रहा है तो आपको क्या करना है, लाइक कमेंट और शेयर करना है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है बेटा। ठीक है, आप लोगों को भी मेहनत करना है थोड़ी सी और शेयर करना है। ठीक है, चलिए, अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।